चलिए इस वीडियो में हम लोग जो हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश है, उन पड़ोसी देशों का क्रम रहेगा। और जो पहला क्रम है, फर्स्ट नंबर पे हम लोग नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, नेपाल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिलेबस है, भारत के पड़ोसी देशों के इतिहास के बारे में पढ़ना है, सिलेबस के अंतर्गत वो चीज़ें हैं। तो हम लोग उस चीज़ को जानेंगे कि जो नेपाल है, नेपाल से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और इनके पूरे नेपाल के बारे में कोशिश किया जाएगा कि पूरे नेपाल को अच्छे तरीके से समझा जाए। चलिए इस तरीके से अगर नेपाल की आकृति जो अगर इस तरीके से अगर नेपाल मान लिया जाए, ये नेपाल अगर हो जाए तो ये क्या है? नेपाल है। मान लिया जाए ये क्या है? नेपाल है। तो पहला नंबर कि नेपाल का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांश यानी ये वाला रेखा, इस रेखा और इस रेखा, इस रेखा और इस रेखा का जो नाम है वो कितना डिग्री है? तो 26 डिग्री 20 मिनट, 26 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री 10 मिनट, 30 डिग्री 10 मिनट, 30 डिग्री 10 मिनट। ये क्या है? नॉर्थ लेटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेटीट्यूड, नॉर्थ लेटीट्यूड यानी नॉर्थ लेटीट्यूड। 26 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे तो 26-20 से 30-10। अगर देशांतरीय विस्तार पूछे तो देशांतरीय जो विस्तार है, देशांतरीय विस्तार ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, जो 80 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट ईस्ट से 88 डिग्री 10 मिनट, क्या है? 88 डिग्री 10 मिनट, 10 मिनट ईस्ट, पूर्वी देशांतर, ईस्ट यानी पूर्व। तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच देशांतरीय विस्तार। तो इसको अगर लिखा जाए, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 26-20 से 30-10। अक्षांशीय विस्तार कितना? अक्षांशीय नेपाल का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 26 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री 10 मिनट, 30 डिग्री 10 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश के बीच, उत्तरी अक्षांश 26-20 से 30-10 के बीच। देशांतरीय विस्तार अगर समझा जाए, देशांतरीय विस्तार कितना होगा? 80 डिग्री 15 मिनट से 88 डिग्री, 80 डिग्री 15 मिनट से 88 डिग्री 10 मिनट, 10 मिनट पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर के, ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार ये हुआ। और हम लोग चौहद्दी के बारे में जानेंगे कि नेपाल की चौहद्दी में यानी चारों तरफ कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से राज्य हैं। चलिए नेपाल ये जानिए कि नेपाल जो 3 तरफ से भारत के राज्यों से घिरा हुआ है, इस तरफ से पश्चिम, दक्षिण और पूरब, ये 3 तरफ से क्या है? भारत के राज्य हैं। ये जो दक्षिण में कौन कौन सा राज्य है? दक्षिण में बिहार और उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार और यूपी दक्षिण में। अगर पूरब की बात किया जाए तो पूरब में वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम पूरब में है। उत्तर में चाइना है, उत्तर में चाइना है, और इस तरफ उत्तराखंड, इस तरफ पश्चिम में उत्तराखंड है। इसको याद रखा जाएगा कि चौहद्दी में अगर देखा जाए तो चौहद्दी नेपाल के दक्षिण में यूपी और बिहार है, नेपाल के पूरब में ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल है, और उत्तर में तिब्बत वाला रीजन है, तिब्बत जो चाइना के क्षेत्र में आता है, और इधर पश्चिम में उत्तराखंड है। ये नेपाल की चौहद्दी है। और देखिए नेपाल है जो बौद्ध संस्कृति का जो महत्वपूर्ण स्थल है, लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में। ये बौद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। बौद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म यहीं पे
संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। और क्यों? क्योंकि ये भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है क्या? नेपाल। यहाँ के बारे जलवायु जानते हैं। यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? जलवायु जो है शीत प्रधान है। कौन सी? यहाँ की जलवायु कौन सी है? शीत। नेपाल की जलवायु अगर पूछा जाए नेपाल की जलवायु कितनी है, किस प्रकार की है, तो शीत प्रधान है। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है, नेपाल का क्षेत्रफल कितना है? 1,40,797 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ये यहाँ का क्षेत्रफल है। कहाँ का? नेपाल का क्षेत्रफल है। फिर जनसंख्या अगर देखें, यहाँ आबादी कितनी रहती है? लगभग 3 करोड़ के। जनसंख्या 2.76 करोड़। यहाँ की आबादी जो है 2.76 करोड़ के करीब रहती है। अब जानते हैं कि यहाँ की जो संरचना है और जो स्थलाकृति है, स्थलाकृति और संरचना किस प्रकार की है। यहाँ की जो चट्टानें हैं कैसे बनी है, तो जो अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टानों के वलन के कारण यहाँ पे भू आकृति का निर्माण हुआ है। वहाँ किन चट्टानों के चट्टानें 3 प्रकार की होती है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। चट्टानें कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो वहाँ की जो भू आकृति है, स्थलाकृति है, किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? अवसादी चट्टानों के भूदाब के कारण वलन से बनी आकृति है। वहाँ की अवसादी चट्टानों के भूदाब के वलन के कारण वहाँ की स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। और वहाँ जो पर्वत शिखर हैं, वहाँ के जो पर्वत शिखर हैं किस प्रकार के चट्टानों से बने हैं? पर्वत शिखर आग्नेय और रूपांतरित चट्टान। कौन? आग्नेय और रूपांतरित चट्टान से मिलके बना है वहाँ का जो पर्वत शिखर है। चलिए, अब जो है ये पूरे नेपाल को स्थलाकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। स्थलाकृति के आधार पर पूरे नेपाल को कितने भागों में? 3 भाग में। स्थलाकृति के आधार पर नेपाल 3 भाग में, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो है दक्षिण का तराई प्रदेश। पहला क्या है? दक्षिण का तराई प्रदेश। यहाँ पे ये जो है दक्षिण सबसे नीचे नेपाल के दक्षिण, ये मान लीजिए कि ये नेपाल है, तो नेपाल के नीचे वाला जो एरिया, बिहार यूपी से जो सटा जो एरिया है, इसको तराई प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे खेती करने लायक ज़मीन है, यहाँ पे खेती हो पाता है। और यहाँ जो है इसकी जो औसत ऊंचाई है, दक्षिण के तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई अगर पूछा जाए, औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। दक्षिण के तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई कितना है? 300 मीटर है। और यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ घने वन और लंबी घासें मिलती है। कौन सी? लंबी घास यहाँ पे मिलती है। यहाँ जो मिट्टी है, जो लोट मिट्टी पाई जाती है। फिर जो दूसरा भाग है, जो पहला भाग है दक्षिण का तराई प्रदेश, इसके बारे में यहाँ पे यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दूसरा मध्य का पहाड़ी प्रदेश, दूसरा भाग मध्य का पहाड़ी प्रदेश है। इसमें क्या जानना है? इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे महाभारत पर्वत श्रृंखला। महाभारत एक चूरे की पहाड़ी है, चूरे की पहाड़ी। कहाँ पे? मध्य के पहाड़ी प्रदेश में महाभारत श्रृंखला और चूरे की पहाड़ी है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई जो है 500 मीटर से लेके 1500 मीटर, 500 मीटर से लेके 1500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। यहाँ पे किस प्रकार के शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? और यहाँ पे पेड़ कैसे पाए जाएंगे? शंकुधारी वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, जो मध्य का पहाड़ी प्रदेश है। और
तो इसके उत्तरी भाग में यानी पहाड़ी प्रदेश के ऊपर शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है। पहाड़ी प्रदेश के मध्य का जो पहाड़ी प्रदेश है उसके ऊपर वाला जो भाग है, उत्तर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी जो हिमालय, टोटल हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री बोला जाता है, फिर लघु हिमालय जिसे हिमाचल भी बोला जाता है, और नेक्स्ट जो होता है चौथा शिवालिक श्रेणी। तो वो जो सबसे नीचे वाला जो भाग है, हिमालय का सबसे नीचे वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं, शिवालिक श्रेणी। तो ये शिवालिक श्रेणी जो पहाड़ी प्रदेश है नेपाल की, उसके ऊपर पाया जाता है, यानी नेपाल का कह सकते हैं ऊपरी भाग। नेपाल का ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत चला जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरा है हिमालय श्रेणी प्रदेश, किसको, हिमालय श्रेणी प्रदेश। हिमालय श्रेणी प्रदेश जो जैसे स्थलाकृति के आधार पे नेपाल को टोटल 3 भाग में, एक दक्षिण का तराई प्रदेश, दूसरा मध्य का पहाड़ी प्रदेश, तीसरा हिमालय श्रेणी प्रदेश। तो हिमालय श्रेणी प्रदेश जो है नेपाल के उत्तरी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नेपाल का उत्तरी भाग पाया जाता है। यहीं पे विश्व की जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट यहीं पे पाया जाता है। ये माउंट एवरेस्ट यहीं पे है। इसकी ऊंचाई 88-48 मीटर, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 88-48 मीटर है। और जो यहाँ पे एक और बात याद रखना है, काठमांडू घाटी जो है, काठमांडू घाटी यहीं पे पाया जाता है, मध्य के पहाड़ी प्रदेश में। कौन सा, मध्य महाभारत, चूरे की पहाड़ी और काठमांडू घाटी। हाँ, हिमालय श्रेणी प्रदेश में आते हैं। नेपाल का जो उत्तरी भाग है वो हिमालय श्रेणी प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कई सारे पर्वत शिखर पाए जाते हैं। मुख्य जो विश्व का सबसे सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी 88 से 48 मीटर ऊंचाई है। ये कहाँ पे पाया जाता है, हिमालय श्रेणी प्रदेश में। और कई सारे यहाँ पे, और जो मुख्य शिखर है यहाँ पे कई सारे पाए जाते हैं। जो 2 हिमालय श्रेणी प्रदेश के जो मुख्य शिखर हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे में मकाऊ है, मेजून है, कौन कौन से हैं मुख्य शिखर, मकाऊ, मेजून, गौरी शंकर है, धौलागिरी है, और एक नेप्यू। यहाँ के पर्वत शिखर है नेपाल के। ये जो एक और है अन्नपूर्णा। ये सारे पर्वत शिखर हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय श्रेणी प्रदेश में पाए जाते हैं। अब जानना है कि यहाँ की जलवायु किस प्रकार की होती है, शीत प्रधान होती है। और यहाँ पे जो 2 मौसम पाए जाते हैं, एक शीत जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठंडा वाला जो मौसम बोला जाता है शीत ऋतु, और दूसरी ग्रीष्म ऋतु होती है। तो शीत ऋतु जो होती है, शीत ऋतु का जो समय है वो जो है सितंबर से लेकर फरवरी तक। शीत ऋतु कब से कब तक, सितंबर से लेकर फरवरी तक पाया जाता है। और जो ग्रीष्म ऋतु होता है मार्च से लेकर सितंबर तक। ग्रीष्म ऋतु जो होता है क्या होता है, मार्च से लेकर जो शीत ऋतु पाई जाती है, शीत ऋतु यहाँ पे सितंबर से फरवरी तक पाया जाता है। और जो ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, वो ग्रीष्म ऋतु जो पाई जाती है वो कब से पाए, मार्च से लेके सितंबर तक। यहाँ का जो औसत तापमान है, वार्षिक औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक औसत तापमान जो है कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। और जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी है, शीत प्रधान है। जलवायु कहाँ है, कैसा है, शीत प्रधान। यहाँ पे जो दक्षिण का जो तराई प्रदेश है वहाँ पे थोड़ा सा जो तापमान है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बाकी सारे नेपाल में तापमान बहुत ज़्यादा कम रहता है। खास करके काठमांडू की बात देखा जाए तो काठमांडू में जो ठंडे के दिन में जो तापमान होता है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। और जो गर्मी है, गर्मी में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। 30 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रहता है। तो ये नेपाल की जो जलवायु है, जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ें। फिर
वहाँ पे वर्षा कैसे होती है। वर्षा जो है हम लोग पढ़े हैं कि ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, दक्षिणी भारत का अगर ये हिस्सा है तो दक्षिण भारत यहाँ से क्या होती है, ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होती है यहाँ से प्रवेश करती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो उत्तर पूर्व के जो पर्वत हैं, पर्वत शिखर से लड़के और इस प्रदेश में इन करती है ये हवाएं। तो इस प्रदेश में जब यहाँ यहीं पे नेपाल है, नेपाल कहाँ पे है, यहीं पे है, ऊपर वाला जो प्रदेश है यहाँ पे। इसी तरीके से ना ऐसे होते हुए जाता है, फिर ऐसे होते हुए आएगा यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए। तो ये वाला जो है ऐसे करते हुए फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे इस तरीके से होते हुए आते जाता है। तो यहाँ पे क्या जानना है, फिर से देखिए क्लियर मैप ना है। यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है तापमान, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से हुआ और ये गुजरात और ये जो है चलिए एक तरीके से भारत मान लिया जाए। तो भारत यहाँ से दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे ये पर्वत है, ये त्रिपुरा है, यहाँ पे मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे भी पहाड़ी है। तो इस क्षेत्र से पहाड़ों से लड़के यहाँ पे मेघालय वाले क्षेत्र में भारी बारिश होती है और यहाँ से हवाएं जो होती है लड़के इस क्षेत्र में, भारत के इस क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैप अच्छे से नहीं बन पा रहा है। चलिए इस क्षेत्र में तो यहीं पे बिहार है, बिहार के यहाँ पे बिहार के ऊपर में ये नेपाल है, ये क्या है, नेपाल है। तो इस क्षेत्र में भी प्रवेश करती है हवाएं। तो इस क्षेत्र में हम लोग पढ़े हैं, जब जलवायु पढ़े हैं तो जलवायु में होता क्या है कि दक्षिण पूर्व पश्चिमी जो मानसून इसमें प्रवेश करता है। तो इस तरफ वाले एरिया में क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है, इस तरफ बारिश कम होते चला जाता है। तो इधर बारिश यानी पूरब वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और पश्चिम वाले क्षेत्र में बारिश कम होता है। तो वही थ्योरी यहाँ पे भी काम करता है। नेपाल का जो पूर्वी नेपाल यहाँ का जो बारिश है 200 सेंटीमीटर, बारिश कितना 200 सेंटीमीटर, लेकिन जो पश्चिमी नेपाल यहाँ का बारिश 100 सेंटीमीटर कम होता जाता है। और जो अगर जल प्रवाह के बारे में देखा जाए कि नेपाल में किन किन नदियाँ, कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो प्रवाहित होती हैं, महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, नदी तंत्र, जल प्रवाह। तो जल प्रवाह अगर नेपाल का देखा जाए तो नेपाल में पूर्व से पश्चिम के क्रम में, किस तरफ, पूर्व से पश्चिम के क्रम में 3 वो नदी तंत्र पाया जाता है। कौन वो 3 नदी तंत्र पाए जाते हैं पूर्व से पश्चिम के क्रम में। तो कौन सा, पहला नंबर कोसी, दूसरा गंडक, कोसी, गंडक और तीसरा घाघरा, तीसरी नदी तंत्र जो है घाघरा है। ये अगर नेपाल, अगर इस तरीके से नेपाल मान लिया जाए तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ कोसी, बीच में कौन सी नदी होगी, बीच में गंडक होगी और सबसे इस तरफ क्या होगा, घाघरा होगा। और नेपाल की जो सबसे लंबी नदी किसको माना जाता है, सबसे लंबी नदी कर्णाली। यह क्या है, नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली, जो घाघरा की सहायक नदी है। किसकी, घाघरा की सहायक नदी, घाघरा की सहायक नदी है कर्णाली। और जो गंडक नदी है, गंडक नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी, नारायणी नदी। नेपाल में गंडक नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। और कोसी पूर्व नेपाल में, कौन से, पूर्व नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है। कोसी सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है। गंडक नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। सबसे लंबी नदी कर्णाली है जो घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है,
चलिए मृदा और वनस्पति के बारे में समझ लिया जाए। यहाँ पे मिट्टी किस प्रकार की, कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जो दक्षिण का जो तराई प्रदेश है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण के तराई प्रदेश में कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। ऊपर वाला जो हिमालय श्रेणी प्रदेश है उसका जो पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग है जो निचला सिरा है, वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तराई प्रदेश में मिट्टी अगर देखा जाए, नेपाल के तराई प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, ये पाई जाती है तराई प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जो पर्वतीय प्रदेश का निचला भाग, निचला जो भाग है, निचला भाग, यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और बाकी सारा जो भाग है वो क्या है, पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे जानना है कि जो वन किस प्रकार के पाए जाते हैं। वन, नेपाल में वन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं। वनों का प्रतिशत कितना है, अगर वन का प्रतिशत पूछा जाए कि नेपाल में कितने प्रतिशत पे वन होते हैं, कितना प्रतिशत पे वन है, तो 25.4% पर नेपाल में वन है। और फिर अगर देखते हैं तो इस 13 पर जो चारागाह होता है, चारागाह नेपाल में कितना प्रतिशत, 13% पर चारागाह पाया जाता है। ये नेपाल से रिलेटेड बातें हुई जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिलेबस का पढ़ने का चीज़ है। हर जो जितने सारे पड़ोसी देश हैं, 9 पड़ोसी देश हैं, 9 पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग हर पड़ोसी देश के बारे में कोशिश करेंगे कि सबके बारे में क्लियर करें। हर जितनी बातें हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको क्लियर किया जाए। और इस चीज़ को देखिए, अगला जो वीडियो होगा अगले पड़ोसी देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।